अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे मालूम है कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम भी आपसे मिलने के लिए जो है आंखें फरशरा किए बैठे थे। आज के प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट, खुशामदीद कहते हैं आपको। पहले मैं आपसे मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ और फिर आज का मौजू जो है ज़ेर बहस रहेगा, उससे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो कि हमारे CEO भी हैं विलिंग वेज के और साथ में एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में हमेशा की तरह खुश आमदीद। इधर में सामना नवाज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ नदीम नूर साहब हैं जो कि एक्सपर्ट ऑन फूड होने के साथ एक बेहतरीन काउंसलर भी हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं दोनों ही चीज़ों के लिए, हमें बेहतरीन फूड की गाइडेंस के लिए भी और हमारी रहनुमाई जो है पेशेंट्स की और इंडोर पेशेंट्स जो हमारे पास जितने भी हैं डबल डायग्नोसिस के साथ जितने भी पेशेंट्स हैं उनका ख्याल रखने के लिए। मिस शुमाइला बतूल हैं हमारे साथ और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और इधर हमारे अपकमिंग बडिंग न्यू साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमिर हाशिम। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ और अपने तमाम शुरका की भी, वो ये है कि गुफ्तगू तो हम हैवान नातिक हैं, इंसान जो है गुफ्तगू करते हैं, सभी बातचीत के फ़न से आशना हैं, मगर कई मर्तबा हम घरों में जिनके साथ रहते हैं अपने ही प्यारे, बेगम साहिबा हो सकती हैं, शौहर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ख़ास तौर पे हो ये रहा है सर कि जिस तरह से इर्तिका का अमल है, बच्चे माशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास जो है टेक्नोलॉजी दस्तरस में आ गई है, और अब उनको जिस तरह बच्चों को पहले छोटे छोटे लफ्ज़ बोलते ज़ुबान लगती है, इसी तरह बच्चे पहले चल नहीं सकते फिर वो चलने लगते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि वो चल रहे हैं और उसके बाद हम उनको कहते हैं कि भाई ज़रा बैठ जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, हमें बता के जाओ। वो देर तक रात को घर से बाहर रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनको चलना आ गया है। जब हम उनसे बाज़ पुरस करते हैं तो उनको बोलना भी आ जाता है और कई मरतबा वो ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके जवाब में पेरेंट्स जो हैं उनको सख्त बात कह देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जो हर्टफुल होती है। दूसरी तरफ जब वो अपनी ऐसी बात कह लेते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तो फिर उनके साथ लाड प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छे तरीके या बहुत ही उनकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात मानने पड़ते हैं। इससे जो पूरी सूरत हाल है डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि आपके 40 साल के तजुर्बे में जो पहले एडिक्शन के पेशेंट्स आते थे उनका एज ग्रुप और था, और अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं और अच्छी अच्छी दरसगाहों यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका यानी यंगर लॉट हमारे पास आ रहा है। उनके माँ बाप के साथ बड़े फसाद मसले चल रहे हैं, हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है डॉक्टर सदाकत, इसके ऊपर ज़रा बताइए, इसका ओवरव्यू लीजिए और देखिए कि आप किस नज़र से इस बदलती हुई सूरत हाल को देखते हैं। अच्छा, पिछले बहुत से सालों में मैं ये देखता रहा हूँ कि जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो उनमें ये फिनोमेना और भी ज़्यादा है, जैसे UK और अमेरिका में तो पाकिस्तान की निस्बत बहुत पहले ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि घरों का जो अमन व सुकून है वो बर्बाद हो गया। ये 1960 की बात है, जब UK और अमेरिका में और यूरोप के दीगर ममालिक में भी ये सूरत हाल पैदा हो गई कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान बिल्कुल नहीं बन रही थी और मियाँ बीवी के दरमियान भी बिल्कुल नहीं बन रही थी। ये तब वो ज़माना था जब पाकिस्तान में माँ बाप और बच्चों के दरमियान कोई मसला नहीं था। अगर कोई मसला था तो वो बच्चों को था, माँ बाप को कोई मसला नहीं था, उनका हुक्म चलता था, उनकी रिट बहुत इस्टेब्लिश थी, बच्चे मानते थे माँ बाप की बात, लेकिन घुटन का शिकार रहते थे, तकलीफ़ में रहते थे और वो अपनी तकलीफ़ का इजहार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वैल्यूज़ के मुताबिक माँ बाप के ख़िलाफ़ क्रिबिंग करना बहुत बुरा समझा जाता था। अच्छा, अभी भी अगर आप देखें तो देहातों में कुछ वो माहौल, दूर पार देहातों में वो माहौल पाया जाता है। छोटे शहरों में भी सिचुएशन अभी उतना नहीं बिगड़ी जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बिगड़ी है या फैसलाबाद में, सियालकोट में, मुल्तान में, पेशावर में। सर ऐसा नज़र आता है जहाँ जहाँ एफ्लुएंस बढ़ी है
वहाँ पे जो घर का न्यूक्लियर सिस्टम का शराजा है वो भी कुछ बिखर सा गया है। ना सिर्फ ये कि जहाँ बज़ाहिर जो ज़िंदगी की आसाइशें ज़्यादा नज़र आती हैं और हम तवक्को रखते हैं कि लोग खुश नज़र आएंगे, तो वो ज़िंदगी की बढ़ती हुई आसाइशों के साथ इतना खुश नज़र नहीं आ रहे और उनके चेहरे से गुस्सा और बेचैनी बहुत अयां होती है। ना सिर्फ दौलत की रेल पेल से मसला हल ना हुआ, बल्कि जहाँ जहाँ हमें तालीम नज़र आती है, जहाँ जहाँ हमें ऊंचा स्टेटस नज़र आता है, जहाँ हमें बेहतरीन दरसगाहों के फारग तहसील लोगों से वास्ता पड़ता है, वहाँ हमें आपस की जो चपकलश है या फसाद है या वो स्यापा है वो भी ज़्यादा नज़र आता है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है, बज़ाहिर सुपरफिशली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। जहाँ हमने जमहूरी कदरों को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचा दिया है, घरों में वालिदैन अब बच्चों के साथ उनकी राय को बड़ी अहमियत देने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों को अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाजमी भेजा जाता है, जो 50 साल 60 साल पहले कोई लाजिम नहीं था। वालिदैन बच्चों की थोड़ी सी तालीम के साथ उन्हें अपने कामकाज में लगा लिया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुकुम रह गया है, अब ये तो नहीं हम कह सकते कि जो आसाइशें बढ़ गई हैं तो ये कोई बुरी बात है, ना हम ये कह सकते हैं कि तालीम का दौरा है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं तो ये कोई बुरी बात है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि लोगों की राय की अहमियत बन गई है मुआशरों में और घरों में भी, तो ये कोई बुरी बात है। तो ऐसा तो नहीं है। कहीं जो जड़ है फसाद की उसको हम इग्नोर करते हैं, और वो तबादला ख़यालात, सही ना होना, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल देना और रद्द-ए-अमल के ज़रिए अपना मकसद हल करना या धमकियों के ज़रिए अपना मकसद हल करना, यानी मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। दोनों तरफ, माँ बाप की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। कभी दोनों तरफ भी ऐसा नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर यानी बच्चों की तरफ से ये नज़र आता है, क्योंकि माँ बाप उन्हें बहुत चाहते हैं, माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। आज के वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ बहुत फ्रेंडली हों, दोस्तों की तरह रहें, जबकि बच्चे होते हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते। आपके रवैये उनके साथ दोस्ताना हो सकते हैं, लेकिन जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्लर हो जाएं, वो गुम हो जाएं, इससे ख़राबी पैदा होती है। सो वालिदैन ज़रूरी नहीं कि वो बच्चों को एट आर्म्स लेंथ रखें, जैसे कि हमारे बचपन में हमारे वालिदैन रखते थे कि ज़्यादा फ्री नहीं होना, मतलब ज़्यादा बात नहीं करते थे, मुख्तसर बात करते थे। और आजकल के वालिदैन बच्चों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और उनके दरमियान जो है तबादला ख्याल ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन कहीं कहीं वालिदैन के अंदर ये तमन्ना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बच्चे उन्हें अप्रूवल दें। पहले ये था कि बच्चे तरसते रहते थे कि वालिदैन कभी उनको अप्रूवल दें और कहें कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं या आप बहुत अच्छे हैं या हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आजकल वालिदैन जो है प्यासे हो गए हैं, प्यार के प्यासे। ये तो उल्टी गंगा बहने लग गई है। यानी वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे उन्हें रोज़ बताएं कि आप बहुत अच्छे हैं, वी लव यू, और वालिदैन बच्चों के मुंह से लव यू निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो भी बच्चों और वालिदैन के दरमियान तनाज़ा होता है, जिसमें बच्चे एडमेंट होते हैं कि उन्होंने ये करना है या ये चाहा है तो ये मिल जाना चाहिए, और जब उन्हें मिल जाता है तो वो कहते हैं लव यू मॉम, लव यू डैड। तो वो कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ है, आपने कोई एहसान तो नहीं किया, आपका फ़र्ज़ है कि आप हमारे तो क्या कहते हैं कि आपने हमें पैदा किया है, आपने हमें पैदा नहीं किया। वो समझते हैं कि उनकी तमाम जायज़ नाजायज़ बातें मानना वालिदैन की अवलीन ज़िम्मेदारी होना चाहिए, और वो इसमें इतना पुश करते हैं कि वालिदैन इस राह पे चलते रहते हैं। अच्छा, ये बच्चों को वालिदैन ही ये सिखाते हैं कहीं ना कहीं
अर्ली ऑन बच्चों को ये कह देना कि सब कुछ तुम्हारा ही है ना, तो बच्चे जो हैं चूँकि उनका जहन अभी सादा होता है तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग के हामिल होते हैं। बहुत छोटी उम्र के बच्चे इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। जैसे अगर आप किसी के घर जाएं और आपको कोई कहे कि बस इसे अपना ही घर समझें, तो आप अपने घर से सामान तो नहीं मंगवा लेंगे वहाँ रहने के लिए। आप उसे ऑनर समझेंगे और आप समझेंगे कि मेरी इज़्ज़त अफजाई है, तो आप खुश होकर दिखाएंगे उस पर, और सचमुच उसे अपना घर तस्वर करते हुए वहाँ आप पड़ाव नहीं डाल लेंगे। सही है। वालिदैन जब बच्चों को ये कहते हैं कि ये सब कुछ आप ही का है, साडा हुन की ये हुन साडा ते मतलब बुढ़ापा आ गया है, तो इस तरह की बातें जो अपनी नफ़ी कर कर के उनको ऊपर चढ़ाना, या वालिदैन शॉपिंग करने जाते हैं जब अपने लिए तो बच्चों की शॉपिंग करके आ जाते हैं और इस पे अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, बहुत शहीद वफा समझते हैं कि हमने कुर्बानी दी है। चलो यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन फिर वो तसव्वुर कर लेते हैं कि औलाद भी उनके लिए यही रवैया अख्तियार करे, रेसिप्रोकेट करें। ये जो एक हमारे ज़हन में कुछ चीज़ें बहुत बैठी होती हैं जो बचपन में हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि ये असल सही चीज़ है। मिसाल के तौर पर बचपन में हमें लगता है कर भला सो हो भला, मतलब आप अच्छा करेंगे तो जवाबन आपको लाजमन अच्छा रवैया देगा, अगर आप किसी पे मेहरबानी करोगे जवाबन आपको मेहरबानी मिलेगी। सो इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले। ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है कि हर अमल का रद्द अमल इक्वल और ऑपोजिट होता है। तो जब इंसानों की बात आती है तो वो सोचों के धारे फैसला करते हैं कि उन्होंने जवाबन क्या करना है। तो बचपन की बहुत सारी बातें जो हैं वो दुरुस्त नहीं। मसलन बचपन की एक बात यह है कि अगर हम कोई कसूर नहीं करेंगे तो हमें कोई मसला दरपेश नहीं होगा। यानी ज़्यादातर वालिदैन समझते हैं कि ये जो बच्चे उनको तंग कर रहे हैं तो ये ज़रूर उन्होंने कोई कसूर किया होगा, बल्कि गुनाह किया होगा। पेरेंट्स और इवन बच्चों का भी ख्याल है। रिसेंटली अभी हमारे एक पेशेंट अपने पेरेंट्स को कह रहे थे कि मैं बदतमीज़ी इसलिए करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आपने अपना बोया हुआ ही काटा है क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया था, तो सो दैट्स वाई। और इसका हल ये है कि आप उनसे माफ़ी मांगे और उनको करें। तो अभी तक भी ये तो सर ये बात जो मैं जी प्लीज सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, इसमें कुछ वो कहते हैं मुकाफाते अमल की बात जैसी। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं पिछली सदी के मिड की बातें हैं और ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है दुरुस्त के वालिदैन। हाँ, हमारी तालीम व तरबियत के लिए ये फ़िक्रे अच्छे थे कि कर भला सो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस वक्त की सोचें थी। साइंस इसके बारे में खामोश है, साइंस इसके बारे में कुछ नहीं कहती। सो ज़्यादातर वालिदैन जब ऐसे सोचते हैं कि उनके बच्चे इसलिए उनको तंग कर रहे हैं कि वो ख़ुद अपने वालिदैन को तंग करते थे, तो उनको अपने वालिदैन को जो वो तंग करते थे उसके लिए जो पछतावा है वो ठीक है, लेकिन उस वजह से आपके बच्चे आपके साथ ये नहीं कर रहे। और अगर कोई कहता है तो फिर वो जवाज़ बनाता है और वो गलत रास्ते पे चलना चाहता है। वो कहते हैं खुए बदरा बहाना बिस्यार, जिस बंदे ने गलत काम करना हो तो उसके बहाने बहुत। तो ये बातें जो हैं, जो बहुत सारी बातें हैं जो अमूमी तौर पर हम सही समझते हैं, पर ये जो 21वीं सदी है उसमें साइंस जो है, जब आप लिखते हैं गूगल पे जाके कि इस बात में कितनी सदाकत है, तो वो आपको बता देंगे कि ये एवं ही सुनी सुनाई बातें। वालिदैन का तो काम है बच्चों की इस्लाह करना, क्योंकि उनका तो ये जॉब है। बच्चों का भी काम आजकल नज़र आ रहा है कि उनको लगता है कि उनका भी जॉब है कि वालिदैन की इस्लाह करना। हाँ, ये जो टसल हो जाती है जब कि वालिदैन बच्चों को कहते हैं कि देखिए आप में ये मसला है, तो वो कहते हैं आप में नहीं, आप भी ये करें। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर वालिदैन बच्चों को कहते हैं कि चलती गाड़ी में आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तो वो कहते हैं बड़ा भाई नहीं करता, आप नहीं करते, सब नहीं करते। तो जो भी बंदा ये जवाब देता है, जो चीज़ें तस्लीम शुदा हैं कि ट्रैफिक लॉज की पाबंदी करनी चाहिए, और जब उसे बताया जाता है तो वो जब ये कहता है कि आप भी तो करते हैं, तो वालिदैन अगर कोई गलत काम करते हैं और औलाद ने भी वो गलत काम ज़रूर करना है, तो दुनिया फिर इस्लाह की जगह नहीं बन सकती, क्योंकि हर आने वाली जनरेशन
पिछली जनरेशन से बेहतर कारकर्दगी की हामिल होनी चाहिए। दुनिया इस असूल पे चलती है कि जो 10 जनरेशन अगर आप पीछे चले जाएं तो दुनिया बिल्कुल आसाइशों से बग़ैर ही लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई दुनिया में सहूलत नहीं थी और इस कुर्रा अर्ज़ पर ज़िंदगी गुजारना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। हम तो खुशनसीबी से दुनिया के एक ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ जो लिवेबल है, जो ज़िंदगी गुजारने के काबिल है फितरी तौर पे, जहाँ मौसमी आफतें कोई इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं, खुसूसन जैसे लाहौर, कराची या इस्लामाबाद इस तरह की जगह हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ जगह हैं शुमाली इलाका जात जो जहाँ ज़िंदगी गुजारना आज भी काफ़ी मुश्किल है। इसी तरह अमेरिका में कई रियासतें हैं जहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था पहले, यूके में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उन्होंने बावजूद नामुआफ़क़ मौसमियाती हालात के अपने आप को ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया है। तो इसकी वजह यह है कि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती है। सो बच्चे अगर कहें कि कोई कोताही उनके वालिदैन में थी तो हमने इसको जारी रखना है, तो इसकी कोई मंतक नहीं बनती। सर, ये जो लीड बाय एग्जाम्पल है, ये जो बात कहते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, और ये पेरेंट्स के ऊपर भी ये मिस्ताक है, तो किस तरह से फिर बात करने से पहले अपने आप को दुरुस्त करें या क्या तरीका होना चाहिए? बल्कि यहाँ तक भी ये आम तौर पे कहा जाता है कि पहले कहते थे कि भाई देखो शेर की निगाह से और खिलाओ सोने का नवाला। तो ये जो पहले तरीक़ेकार थे और अब के जो तरीक़ेकार हैं और जो बदलती हुई सारी सूरत हाल है, और घरों में जो आमने सामने बच्चे खड़े हो जाते हैं पेरेंट्स के, जबकि वही तो उनको फ़ंड करते हैं, वही उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर वही बातें जो हैं पेरेंट्स को सुनाते हैं, या पेरेंट्स अगर वैलिडेशन मांग रहे हैं और पेरेंट्स जो बच्चों से वैलिडेशन मांग रहे हैं, तो ये तो उल्टी गंगा बहने लगेगी। ये सब बातें करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अहले खाना समझते हैं कि नशा करना या शराब पीना मसला है, मरीज़ समझता है कि नहीं ये तो मेरे मसले का हल है, क्योंकि वो इसलिए नशा नहीं कर रहा होता कि वो कोई मुसीबत में फंसे। उसकी नीयत तो ये होती है कि मेरा जो ख़राब मूड है वो अच्छा हो जाए, और काफ़ी अरसे तक वो ऐसा होता भी रहता है जब तक कि नशे की बीमारी नहीं आती, जो कि एक जिस्मानी बीमारी है। यानी जिस्मानी तौर पर अगर कोई नशा करने के काबिल होता है तो उतनी ज़्यादा मुसीबतें नहीं आती, लेकिन जब कोई जिस्मानी तौर पर नशा करने के काबिल नहीं रहता और फिर भी नशा करता है तो फिर बहुत बर्बादी होती है। जब कोई अहले खाना देखते हैं कि उनका मरीज़ नशे की बीमारी में मुब्तला है, कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहा, तो वो डिनाइल में चले जाते हैं, कहते कोई नहीं, बस अनकरीब ये छोड़ ही देगा, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मदद के ख्याल से ही उन्हें उस मसले की संगीनी का एहसास होता है। शराब के ज़ेर असर होना और बात है, लेकिन अल्कोहलिज्म में एल्डिहाइड के ज़ेर असर होना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन लकीर खींचने का कोई बंदोबस्त किसी आम घराने में नहीं होता कि ये शराब पीने का मामला है या ये बलानोशी या अल्कोहलिज्म का मामला है। नशे के मरीज़ की ज़िंदगी के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में या उसकी हालात के बारे में जब तक आप सच का दामन नहीं थामेंगे, नशे की बीमारी से निजात एक ख्वाब ही रहेगी। अहले खाना समझते हैं कि नशा करना या शराब पीना मसला है, मरीज़ समझता है कि नहीं ये तो मेरे मसले का हल है, क्योंकि वो इसलिए नशा नहीं कर रहा होता कि वो कोई मुसीबत में फंसे। उसकी नीयत तो ये होती है कि मेरा जो ख़राब मूड है वो अच्छा हो जाए, और काफ़ी अरसे तक वो ऐसा होता भी रहता है जब तक कि नशे की बीमारी नहीं आती, जो कि एक जिस्मानी बीमारी है। यानी जिस्मानी तौर पर अगर कोई नशा करने के काबिल होता है तो उतनी ज़्यादा मुसीबतें नहीं आती, लेकिन जब कोई जिस्मानी तौर पर नशा करने के काबिल नहीं रहता और फिर भी नशा करता है तो फिर बहुत बर्बादी होती है। जब कोई अहले खाना देखते हैं कि उनका मरीज़ नशे की बीमारी में मुब्तला है, कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहा, तो वो डिनाइल में चले जाते हैं, कहते कोई नहीं, बस अनकरीब ये छोड़ ही देगा, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मदद के ख्याल से ही उन्हें उस मसले की संगीनी का एहसास होता है। शराब के ज़ेर असर होना और बात है, लेकिन अल्कोहलिज्म में एल्डिहाइड के ज़ेर असर होना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन लकीर खींचने का कोई बंदोबस्त किसी आम घराने में नहीं होता कि ये शराब पीने का मामला है
या ये बलानोशी या अल्कोहलिज्म का मामला है? नशे के मरीज़ की ज़िंदगी के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में या उसकी हालात के बारे में जब तक आप सच का दामन नहीं थामेंगे, नशे की बीमारी से निजात एक ख्वाब ही रहेगी। अहले खाना आज ये नाजरीन, दिसंबर की गो की शाम जो है वो ठंडी है, मगर यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है विलिंग वेज के इस फोरम पे, और ख़ास तौर पे ये जो प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट, इसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पैराडाइम्स थे, कुछ बातें थी जो माजी में उनको तस्लीम शुदा हकीकत समझा जाता था। जैसे मैंने डॉक्टर सदाकत से अर्ज़ किया कि कहा जाता था और सुनते आए हैं कि देखो शेर की निगाह से मगर बच्चों को खिलाओ सोने का नवाला। तो ये जो शेर की निगाह से देखना है, यानी कि सख्ती करो उनके साथ, मगर दूसरी तरफ जो है उनके साथ जो है बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश भी करो, और फिर जो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस है और माँ बाप की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब हमें किस मोड़ पे ले आई हैं? अच्छा, मेरी अपनी परवरिश ऐसे ही हुई है, जिसे कहते हैं देखो शेर की आंख से और खिलाओ सोने का निवाला। तो मेरे वालिदैन की बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश थी मेरे तालीम व तरबियत के हवाले से, और उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था किसी चीज़ का भी कि वो इसके अलावा कुछ कबूल करते। उसके नताइज मेरे हक़ में अच्छे निकले, लेकिन मुझे बारहा घुटन का एहसास होता था। लेकिन बाद अज़ा ज़िंदगी में फिर मुझे मौक़े मिले कि अपनी मैं घुटन पे कुछ काम कर सकूं और अपने जहन की उलझनों के ऊपर काबू पा सकूं। लेकिन मैं वैसे अब सोचता हूँ, मैंने अपने बच्चों की तरबियत में कभी शेर की आँख का नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हैं शेर के बारे में बहुत अच्छी पोस्टें नहीं आ रही हैं। चले सर, शेर की तो अच्छी पोस्टें नहीं आ रही हैं, मगर बल्ला तो पकड़ा जा सकता है, कुछ जूता तो पकड़ा जा सकता है। इस पे मैं नदीम नूर ज़्यादा बता सकेंगे कि आपकी तरबियत के अंदाज क्या थे, कुछ बताएंगे थोड़ा? सर, इनकी तरबियत के अंदाज तो यही बता सकते हैं, मगर जो नज़र आता है वो यही आता है कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और नफीस तरबियत हुई है। जी बताइए कुछ। आपके साथ बहुत ही डॉक्टर लखनवी अंदाज में हुआ था? नहीं सर, जो ज़माने का दस्तूर था उस वक्त के वक्तन फ़वक्तन पिटाई, और हमारी तरफ से भी ज़ोर और वालिदैन की तरफ से भी ज़ोर, और ज़्यादातर वालिदैन प्रिवेल कर जाते थे, और इस वजह से इतने मसाइल का एहसास नहीं होता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स की विल प्रिवेल करती थी, बच्चे महफूज रहते थे। लेकिन देखते ही देखते पिछले कुछ सालों में बच्चों की विल प्रिवेल करना शुरू हो गई है और वालिदैन बेबसी में चले गए हैं, और इसके नतीजे में, और ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं अल्फाज में बता रहा हूँ, इसके नतीजे में बच्चों के रुझानात नशे की तरफ, मनमानियों की तरफ, सरे शाम निकल जाना, रातें जागना, दिन को सोना। अब मैं नहीं जानता कि ये कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कि इनके ग्रेड्स हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर हो गए हैं। मसलन जो ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के ग्रेड्स अब आते हैं, मैं अपने ओ लेवल्स में सोच भी नहीं सकता था ना पाकिस्तान में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स होते थे स्ट्रेट एज के। लेकिन उसके साथ साथ यही बच्चे जब अपना मनमानियाँ करके डॉक्टर या इंजीनियर भी बन जाते हैं, तो ये एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करते हैं, लाहौर की बड़ी सड़कों को भी ब्लॉक कर डालते हैं, हस्पतालों में मरीज़ों के साथ और उनके लवाहिकीन के साथ मार पिटाई और सर फटौल जो है वो एक मामूल की ख़बर है जो सुनने में आता है। तो ये कहीं ट्रेनिंग और तरबियत में कोई बहुत बड़ी कमी रहती जा रही है, जिसके नतीजे में अब वायलेंस नौजवानों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। कुछ इस सिलसिले में भी नदीम नूर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए ये बात आपके सामने और बाकी अपने, मैं ये बल्कि इख्तलाफ से ज़्यादा ये सवाल मेरे जहन में उभर रहा है जो इन्होंने कहा है कि क्या वो बच्चे जो स्ट्रेट एज लेते हैं ओ लेवल में, ए लेवल में या मैट्रिक में, जैसे बिल्कुल परफेक्टली इन्होंने सही कहा कि 90% स्कोर कर रहे हैं, एफएससी में इंतहाई ऊंचा मेरिट है, मेरे ख्याल में ये वो बच्चे नहीं हैं जो माँ बाप के साथ इस किस्म की आल्टरकेशन में पढ़ते हैं, बल्कि वो बच्चे दूसरे वाले हैं, यानी उन्हीं उसी घर में कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ जो हैं वो बच्चे बिल्कुल आल्टरकेशन में या मुश्किल में डाले हुए हैं। जैसे कि आपके भी क्लाइंट्स में ऐसे हैं जिनकी बच्चियां हैं और कुछ ठीक हैं और कुछ जो है मुश्किल में डाले हुए हैं उनको। अच्छा, ये इसमें बच्चे अच्छे या बुरे नहीं होते,
बच्चे सब प्यारे होते हैं, लेकिन बच्चे कुछ मुश्किलात का शिकार होते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे तालीम व तरबियत में जिनका दिल नहीं लगता, तो वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। यानी बच्चों के ग्रेड्स जब नीचे आ रहे होते हैं तो वालिदैन का उनके साथ पहला फड्डा शुरू हो जाता है, और बच्चे फिर उसको हीले बहाने यानी वालिदैन के साथ उलझन पैदा करते हैं। बच्चे जब वालिदैन के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, टीचर्स के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो फिर उनको ऐसे इंसानों की ज़रूरत होती है जिनके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करें, और वो वही हो सकते हैं जो जिसे हम कहते हैं कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले। अच्छा, जो बच्चे तालीम में जिनके ग्रेड्स ऊंचे होते हैं उनमें और किस्म की कबाख्तें तो पैदा हो सकती हैं, लेकिन एक तो उनके पास वक्त नहीं होता अल्ले तल्लों के लिए। वो ऑल नाइट पार्टीज़ में जाने वाले बच्चे नहीं होते जिनके ग्रेड्स ऊंचे होते हैं। जिनके ग्रेड्स ऊंचे होते हैं वो बच्चे ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई पे सारा साल तवज्जो रखते हैं। अक्सर एक सवाल करना चाहूँगा, क्या पेरेंट्स के लिए ये एक सिम्टम है कि एक बच्चा जो अच्छे ग्रेड्स ले रहा था, अगर उसके ग्रेड्स गिरने लग गए हैं तो उसको देखा जाए कि उसकी किस तरफ रुझान? बहुत सीरियस मामला है, यानी इसको आप कैजुअल ना ले, ये बहुत सीरियस मामला है। जैसे कोई बंदा कारोबार करता था और उसका कारोबार नीचे आ गया तो ये सीरियस मामला है। कोई बंदा नौकरी करता था और वो नौकरी से निकाला जाता है और फिर नई नौकरी पे जाता है और फिर वहाँ से निकाला जाता है, तो आप बहुत इस मामले को संजीदा लेते हैं। लेकिन जो एक बच्चा जिसका फुल टाइम जॉब ये था कि वो यूनिवर्सिटी जाएगा और उसके ग्रेड्स गिर जाएं, यानी आप उसकी तमाम सहूलतें पूरी करते हैं, आसाइशें पूरी करते हैं और उससे वाहद तो ये रखते हैं कि वो आपको प्राइड देगा, इत्मीनान देगा अपनी तालीम के बारे में, और जब वो तालीम के मामले में सही पूरा नहीं उतरता तो फिर आपका और उसका जो है वो थोड़ा सा आमना सामना गलत अंदाज में होने लगता है। वो आपको अवॉइड करने लगता है, वो अपने टाइमिंग्स ऐसे बना लेता है कि जब आप सो जाएं तो वो घर आए, और सुबह जब आप घर से चले जाएं तो फिर वो जागें और अपनी माँ के साथ कोई ना कोई मसला पैदा करें कि कौन सा नाश्ता उसको नहीं पसंद और कौन सा नाश्ता उसको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें इस किस्म की हैं। लेकिन जो ऊंचे ग्रेड्स की बात है, बाज़ औक़ात सिस्टम को धोखा दे के भी लोग ऊंचे नंबर हासिल कर सकते हैं। आजकल चूँकि तालीम का अंदाज़ बदल गया है, पहले ज़्यादातर मेमोरी पे ज़ोर दिया जाता था, रट्टे पे ज़ोर दिया जाता था। आजकल मेमोरी और रट्टे की ज़्यादा अहमियत नहीं समझी जाती, क्योंकि लोग समझते हैं कि आपको अगर कोई फैक्ट्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपकी फिंगर टिप्स पे है। सर, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के और ख़ास तौर पर टीन एज या कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, जब आप देखते हैं कि देर स्पेंडिंग फार टू मच टाइम ऑन देयर लैपटॉप, ऑन इंटरनेट, ऑन देयर, वो बड़ा आराम से वो फेसबुक पे होते हैं, वो सोशल मीडिया पे होते हैं, और वालिदैन को वो कहते हैं कि मैं थीसिस ही तो लिख रहा हूँ। ये बड़ा मसला है। आपको बताऊं कि बहुत बड़ी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने थीसिस भी बना रहे होते हैं और अपने क्लास फेलोज के भी बना रहे होते हैं और कमाइयाँ कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला इस किस्म का भी है कि जो सिस्टम को धोखा देना है, सिस्टम को बाईपास करके कामयाबी को सामने लाना है, ये भी वालिदैन को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात तो बच्चे वालिदैन को ही आके कहते हैं कि मैंने थीसिस लिखवाना है तो उसका ये मुआवजा मुझे किसी को अदा करना है, और वालिदैन कहते हैं कोई बात नहीं। सर, इंटेलिजेंट बच्चे भी इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार हैं, बिकॉज हम यहाँ पर उन्हीं बच्चों को डील कर रहे होते हैं जिनके ग्रेड्स भी स्ट्रेट एज ले रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके बहुत फड्डे भी होते हैं वालिदैन के साथ, जो कि शुरू में वालिदैन को नज़र नहीं आ रहा। इंटेलिजेंस कोई गुड न्यूज़ नहीं है और ना ही इंटेलिजेंस कोई बहुत इम्तियाजी चीज़ है, क्योंकि इंटेलिजेंस में किसी बंदे का हाथ नहीं होता। ये एक फितरी चीज़ है। जैसे हमारी नाक अगर सुतवा है, रंग हमारा गोरा है, तो ये हमारी कोई खूबी वाली बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। और इंटेलिजेंस भी ऐसी ही चीज़ है और ये गुड न्यूज़ नहीं है। असल चीज़ है विजडम कितनी है, किरदार कैसा है, बच्चा प्रिडिक्टेबल है या नहीं, क्या आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मेन इश्यूज़ तो ये हैं, हमारे बच्चों के मेन इश्यूज़ ये हैं कि क्या वो प्रिडिक्टेबल हैं,
क्या वो अंदर बाहर से एक जैसे हैं, इमोशनली कंपोज्ड हैं, या वो इमोशनली कंपोज्ड हैं, क्या वो फ्लेक्सिबल हैं, क्या वो तवज्जो से बात सुनते और करते हैं, क्या वो अपने बिहेवियर पे खुद नज़र डाल सकते हैं जैसे कि एग्जैक्टली दूसरे उनको देख रहे हैं। मेरे ख्याल है आप बेचैन हो रहे हैं एक वक्फा लेने के लिए। सर इस पर पे भी, और मैं ये सोच रहा था कि मैंने एक बात पढ़ी और वो जो बात आप कर रहे थे उससे ही मुंसलिक है कि करेक्टर इज़ लाइक प्रेगनेंसी, यू कैन नॉट हाइड इट टू लॉन्ग। तो ये बात भी मेरे जहन में आ रही बस थी। ये जो आपका बचपन है ना, जी सर। ये अभी तक नहीं किया। मगर सर ये जो मैंने बात की ये तो बचपन से मुतल्लिक ये नहीं है। तो सर बालिगा के लिए था। तो हम एक छोटी सी मैं इसको एक्सपंज ना कर दूं? सर वो तो आप कर सकते हैं, मगर अब तो ये ऑन एयर चली गई, हवा के दोष पे चली गई है। आपने मासूम बात की है, मैं चले इसे मासूम डिक्लेयर कर। सर ये गवर्नमेंट में भी ऐसा ही है, गवर्नमेंट लेवल पे भी आजकल मासूम बातें होती हैं और हम आवाम जो हैं वो भी मासूम बातें करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। प्लीज़ हमारे साथ रहिए क्योंकि गुफ्तगू इस मोड पे है कि इसमें बच्चे मूरद इल्ज़ाम हैं या पेरेंट्स या दोनों का कोई मसला है, कहाँ पे ब्रिज करना है गैप और किस तरह से आगे लेके चलना है कि ये जो बैटन है पुरानी नस्ल से नई नस्ल के हाथ में जब जाए तो उसको सही तरह से अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल तक पहुंचा सकें। विल बी राइट बैक। बीमारियां दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, यानी दोनों बीमारियां प्राइमरी हैं, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मौरूसी वजूहात हो सकती हैं और दोनों बीमारियां जो हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई बीमारी हो, ये अज़ खुद जन्म ले सकती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो पहले कोई एजुकेशन नहीं होती, और दोनों बीमारियां जो हैं क्रॉनिक है, यानी जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा डायबिटीज़ है तो फिर हमेशा डायबिटीज़ है। इसी तरह कहते हैं जैसे एक दफ़ा अल्कोहलिज़म है तो फिर हमेशा अल्कोहलिज़म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज नहीं कर सकते और आप इसके मुज़र असरात से निजात नहीं हासिल कर सकते, लेकिन टेक्निकली ये कहा जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी को शराब छोड़े हुए 25 साल भी हो गए हों, 40 साल हो गए हों, तो फिर भी वो अल्कोहलिक ही होगा, क्योंकि अल्कोहलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप शराब पीते हैं। अल्कोहलिक होने का मतलब है कि आप शराब नहीं पी सकते। इसी तरह डायबिटीज़ एक दफ़ा जो हो जाती है तो फिर आपका स्टेटस यही रहता है डायबिटिक का, चाहे आपकी शुगर साल के 365 दिन कंट्रोल हो, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो सकते, जो कि नॉन डायबिटिक स्टेटस है आपका, वो बहाल नहीं हो सकता। माइंड बॉडी कनेक्शन दोनों तरफ नज़र आ रहा है, अगरचे बज़ाहिर यूँ लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ एक जिस्मानी बीमारी है और अल्कोहलिज़म सिर्फ़ एक नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों प्राइमरी और जिस्मानी बीमारियां हैं और दोनों में जहन के अंदर एक सेट ऑफ सिम्टम्स पैदा होता है जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं। मैं ये छोटा सा पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी ज़हनी सुकून के लिए या हाई फील करने के लिए नेचुरल हाई को भी ट्राई करें। कभी मेडिटेशन, कभी योगा, कभी वॉक, कभी प्यार और मोहब्बत के इजहार से, कभी बाहमी एक दूसरे की मदद करके खुशी महसूस करने की कोशिश की जाए, तो शराब या इस जैसी कबाहतों की कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और हम ये जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा। बहुत ही गर्मा गर्म डिस्कशन और बहुत ही उतावले किस्म के सवाल इधर से आने वाले हैं, यानी मिस शुमाइला भी करने वाली हैं और आमिर हाशिम के पास भी हैं और रह नहीं पा रहे हैं उधर नदीम नूर साहब भी और मिस आमना भी। मगर सर इससे पहले मेरे पास, क्योंकि अब आ गया है ये मौका, तो मैं आपसे पूछ लूँ सर, ये बताइए कि बच्चे जिस तरह से भी बिहेव माँ बाप के साथ कर रहे होते हैं उसमें उनके डीएनए का कितना अमल दखल होता है, यानी कि उन्होंने लर्न भी इन्वायरमेंट से, अपने माँ बाप से भी किया होता है और उनके अंदर जीन्स भी होते हैं, तो उनका जो भी बिहेवियर जो बज़ाहिर उस नस्ल को, बड़ी नस्ल को, माँ बाप को नामुनासिब लग रहा होता है और उनको लगता है कि ये आज हमारे ही सामने, कल जो हमारी उंगली पकड़ते थे आज हमारी सामने खड़े हैं, इसमें ये इन्वायरमेंट और साथ में जेनेटिक्स का क्या रोल है? बहुत ही अहम नुक्ता है। हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों को, यानी कबल अज़ वक्त देखना होगा कि हमारे बच्चों को किस किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है। हमारे बच्चों को ऐसे ही मसाइल का सामना हो सकता है जो कि उनके चचा ताया
या वालिद वालदा या खाला या मामू को हुआ था। यानी अगर हम एक जनरेशन पीछे जाके देख लें कि यहाँ वहाँ हमें कौन से मसाइल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को उन मसाइल से बचाने के लिए हिकमत अमली बना सकते हैं। और हम अमूमन ऐसा सोचना नहीं चाहते कि हमारे जो आबा अजदाद हैं उनमें कोई ख़राबी थी, हम इज़्ज़त के नाम पे पर्दा डालना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते कि आपके दादा में या नाना में या आपकी फूफो में या ताया में या मामू में क्या मसाइल थे और वो अपने नौजवानी में किन मुश्किलात का सामना कर रहे थे, और आप अगर बचना चाहें तो आप बच सकते हैं। तो जीन्स के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए और हम जीन्स को बीट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम जीन्स को बीट कर सकते हैं। पहले हमें डिनाइल से निकलना होगा। फिर हमें माहौल के बारे में भी देखना होगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को हम अपने बच्चों के लिए चुनते हैं, हम उनके नामी ग्रामी होने को बड़ी अहमियत देते हैं, हम उनके माहौल का जायज़ा नहीं लेते। मुझे बताइए कि इस बात की कोई तुक है कि लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ सुबह कोई ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, सुबह कोई ज़्यादा लेक्चर्स ना हो, और शाम को और रात गए फिर वहाँ लेक्चर्स का सिलसिला हो और कोई तदरीस का सिलसिला हो, जिससे बच्चों को घर से रात को देर तक बाहर रहने का मौका मिले, लड़कियों को और लड़कों को। क्या इसकी कोई वजह हो सकती है कि 9 to 5 के अलावा यूनिवर्सिटीज़ के कोई टाइमिंग्स हों? अच्छे भले लाहौर में जो बच्चे अपने घरों में रह के तालीम हासिल कर सकते हैं, उन्हें हॉस्टल में जाने का बहाना मिल जाता है। और हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो पहले ही अपने वालिदैन से दूर रह रहे होते हैं और अपनी आज़ादी का कुछ नाजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। जो बहुत भले मानस बच्चे भी होते हैं वो वालिदैन के साथ जैसे रह रहे होते हैं, हॉस्टल में जाके 20% ख़राबी तो उनमें पैदा हो जाती है। तो फिर जो डे बोर्डर्स होते हैं, जो वालिदैन को रोज़ाना उनको सामना करना पड़ता है, तो वो भी हॉस्टल की राह देखते हैं। फिर टीचर्स के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि वो बच्चों को पूरी नेक नीति से गुमराह करते हैं। मतलब वो चरस के बारे में, शराब के बारे में अपने तजर्बात कोई बच्चों के सामने ऐसे पेश करते हैं कि बच्चों को उससे जो गिल्ट होता है या एप्रीहेंशन होती है कि नशे का फ़ैसला करना है कि नहीं करना, तो वो जो आखिरी उनको जो किक मिलती है कमर पर के नशे की तरफ बढ़ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनका प्रोफेसर या उनका लेक्चरर अगर कहता है कि मैं भी चरस पीता हूँ या मैं भी शराब पीता हूँ, तो माशरे में फिर देखने में आता है कि बड़े बड़े अफसरान भी शराब पीते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद शराब ज़िंदगी में तरक्की करने का रास्ता है। ये एक ऐसी गुमराही है कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इदराक लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है कि कुछ जो SOPs हैं उनको हम ज़रूर बरकरार रखें। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो बहुत सी जगहों पे सिगरेट नोशी की बिल्कुल ममानियत है, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में बैठ के सिगरेट पीते हैं, क्लासरूम में बैठ के मोबाइल यूज़ करते हैं, और यूनिवर्सिटी की इतनी रिट नहीं नज़र आ रही कि वो बच्चों को सीधी राह पे लगा सकें। और मेरे ख्याल में रिट से ज़्यादा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी वाले ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं समझते। वो कहते हैं ये कुछ स्कूल के बच्चे, तो यानी वो उनको कहते हैं कि ये तो अडल्ट्स हैं। देखिए, अडल्ट कोई होता है अपने रवैयों की बुनियाद पे, अडल्ट उम्र से नहीं होता। अडल्ट कोई होता है जब वो ज़िम्मेदारियाँ उठाता है, जब वो अपनी ज़िंदगी को स्टीयर करता है मुश्किलात में से, और वालिदैन के लिए भी अच्छे जज्बात रखता है। वालिदैन का जो बर्ताव बचपन में रहा होता है उसके साथ, वो उसको पे बैक करने के बारे में सोच रहा होता है, वालिदैन की ज़िंदगी को कोई आसान बनाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन अगर वालिदैन की वो बैशिंग कर रहा होता है या अपने नॉलेज की बुनियाद पर वालिदैन की सादगी का तमस्खर उड़ा रहा होता है, तो ये चीज़ें तो कोई बहुत मुनासिब बात नहीं होती। सर एक सवाल, जस्ट लिटिल क्वेश्चन सर, क्या ये खुशी की बात नहीं है कि लड़के तो तंग कर रहे हैं अपने माँ बाप को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ जो हैं वो अगरचे यूनिवर्सिटीज़ में अब उनकी बड़ी तादाद नज़र आती है, मगर उनकी तरफ से
वो तहफ़्फ़ुज़ अभी भी है। जिस तरह हमारे यहाँ पे आपको पता है ना कि बच्चियों की एक ख़ास तरह से ये भी पैराडाइम है कि लड़कों को आज़ादी ज़्यादा है, घुलने मिलने की आज़ादी ज़्यादा है, टाइमिंग्स में रिलैक्स कर दिया जाता है कि मगरिब के बाद भी बाहर हों। तो ये और ड्रग्स वाली बात जो है, अगर लड़के सिगरेट पी लें तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां गो के ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो ये तो बाइस ज़हमत इन पैराए में माँ बाप के लिए नहीं बन रही। देखिए कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं, और वालिदैन एक तरफ ये शौक़ रखते हैं कि बच्चियां तालीम हासिल करें, और बच्चियां वाकई तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन कुछ बच्चियां तालीम के नाम पर बेराह रवी को पसंद करती हैं। यानी लाहौर में ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, कराची में ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां के माहौल बेपनाह ख़राब है, और वो नामवर यूनिवर्सिटियां हैं, और वालिदैन इतनी अहलियत ही महसूस नहीं करते कि वो जाके यूनिवर्सिटी के अरबाब इख्तियार से मिलें और उनसे क्वेश्चन करें कि आप इन वैल्यूज़ के बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां हमें कहती हैं कि वो घर पे बॉयफ्रेंड्स को बुलाएंगी या बाहर बॉयफ्रेंड से मिलेंगी, और अगर उन्हें रोका जाएगा तो वो बाज नहीं आएंगी। सोशल मीडिया पे एक ग्रुप है जिसका नाम है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब ये तो इंतहाई तकलीफ़ दे बातें हैं वालिदैन के लिए कि जमहूरियत के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, तरक्की के नाम पर बेराह रवी और तबाही को दावत दी जाए। सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि न्यूयॉर्क में जब लड़कियों ने ये करना शुरू किया था तो फिर उनका क्या बना। यूके में जब लड़कियों ने ये तर्ज़ अमल अपनाया था कि अपनी ज़िंदगी को संभाल के आगे वो नहीं चली, तो फिर उनका क्या नतीजा निकला। हमें एक सहूलत हासिल है कि यूरोप और अमेरिका में जो कबाख्तें पैदा होती हैं और फिर जो उसके नताइज निकलते हैं वो हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कबाख्तें उसके बाद पैदा होती हैं और उसके बाद बुरे नताइज निकलते हैं, और जब बुरे नताइज निकलते हैं तो हम भी उसी तरह तड़पते हैं जैसे यूरोप और अमेरिका में वालिदैन तड़पते रहे हैं। पर उन्होंने उसके सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं जिनको टफ़ लव सॉल्यूशंस कहते हैं। उन्होंने मोहब्बत की माला जो है वो बरकरार रखी हुई है, लेकिन उसमें नए मोती परो लिए हैं। उन्होंने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए माकूलियत के रास्ते अपनाए हैं, जो कि हम अभी अपना लें तो अच्छा है। यानी ऐसी फैमिलीज़ जिनके अंदर बहुत इस्लामी इक़दार होती हैं और बहुत परहेज़गारी का समा होता है, तो उनकी बच्चियां जब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी से दो चार कर देती हैं और ज़बरदस्ती घर में अपने बॉयफ्रेंड्स को बुला लेना, और वालिदैन के लिए बहुत परेशानी का माहौल पैदा हो जाता है कि अगर वो उनको रोकते हैं तो बच्चियां ज़मीन पे टकरे मारना शुरू कर देती हैं या कहती हैं कि हम इनके साथ ही चली जाएंगी। और वालिदैन जो अपनी बहुत गहरी मोहब्बत की वजह से कोई सख्त कदम नहीं उठा सकते, और उन्हें पता भी नहीं होता कि सख्त कदम होगा क्या और उसके नताइज क्या निकलेंगे, और वो बाज़ औक़ात तो काफ़ी लंबे अरसे तक घर में ही इस तकलीफ़ को पालते रहते हैं, और जब वो माहिरीन से रब्ता करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत नुकसान हो चुका होता है। बट इट इज़ नेवर टू लेट। कुछ ना कुछ ये जो नई कबाख्तें हैं, ये जो नई मुसीबतें हैं, इनके बारे में भी हर वालिदैन को ये जानने की ज़रूरत है कि अगर वो अपनी औलाद को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मंजिलों तक ले जाते हैं तो वहाँ जो पिटफॉल्स एंड ट्रैप्स हैं, वहाँ जो फंदे हैं, उनसे बचाना भी वालिदैन का फ़र्ज़ है। क्योंकि जब हम औलाद पैदा करते हैं तो हम प्लेज करते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी हम उठाएंगे, और वो ज़िम्मेदारी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िम्मेदारी है। उम्र के हर हिस्से में वो ज़िम्मेदारी चलती रहती है, और आप अपने बच्चों को मुनासिब रहनुमाई फ़राहम करते हैं, अपनी रेट इस्टेब्लिश रखते हैं। उसके लिए अब जो ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे।
अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। और उसमें जो घरेलू टोटके हैं, जो ज़ुबैदा आपा के टोटके जिन्हें हम कहते हैं, वो अब दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो अब जो है घरेलू टोटके जो है हमने इस्तेमाल नहीं करने, हमने साइंटिफिक नॉलेज की बात करनी है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेंगे, तो नुकसान के अलावा जब आप उसको ठीक करने के लिए कोशिशें करेंगे तो जहमत भी होगी और आपको रुपया भी खर्च करना पड़ेगा। आमिर सर, ये क्वेश्चन था कि एक तो आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में सिगरेट वगैरह को पाबंदी, इवन के यूनिवर्सिटीज़ में आजकल तो लाहौर में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें जोन बना दिए गए हैं कि स्मोकिंग जोन है और स्टूडेंट्स को अलाउ है कि वहाँ जाकर स्मोकिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि ड्रग्स भी वो यूज़ कर रहे होते हैं और उनके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या मामला है कि वो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं कि वो यूज़ तो हमारे सामने कर रहे हैं, पता भी लग रहा है कि ड्रग यूज, लेकिन उनके ग्रेड्स में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होता, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं जिससे फैमिली भी सेटिस्फाई होती है। इस पे एक मेरा कमेंट है आमिर के, फिर इट विल गो टू यू। मेरे ख़्याल में ऐसा है कि बच्चों की तालीम में जो उनके रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं और ड्रग्स का यूज़, इनकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपस में रिलेशनशिप है। अगर ग्रेड्स हाई हैं तो फिर ड्रग्स यूज़ या तो नहीं है या फिर जो है वो कम से कम है, और जैसे जैसे ड्रग यूज़ बढ़ता है तो ग्रेड्स नीचे आते हैं। प्लीज़ कमेंट ऑन इट। अच्छा, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को जो समझने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे कि ये तो बड़ी आम सी बात है, आप सब जानते हैं कि लोग घरों में जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो उससे पहले चाय कॉफ़ी का एहतमाम करते हैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, स्टिमुलेंट, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेंट है, ये आपको थोड़ा मुतहर्रिक करके पढ़ने लिखने के लिए तैयार करती है। ऐसी ही कुछ ड्रग्स हैं जो कि इसी तरह की ड्रग्स हैं, इससे बहुत पावरफुल, कैफ़ीन से सैकड़ों गुना पावरफुल ड्रग्स हैं जो वो तलबा इस्तेमाल करते हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते और फिर थोड़े वक्त में वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, या फिर वो तलबा जिनके ज़हन में ये क्रेज़ होता है कि उन्होंने टॉप करना है, जो कि बिल्कुल गलत क्रेज़ है। यानी आप दूसरों के नज़रिए से कभी ना पढ़ें, आप अपने नज़रिए से पढ़ें। दूसरे के नंबर कितने आएंगे ये उसका मामला है। आप बड़े शौक़ से पढ़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आप इल्म को खूब अच्छी तरह हासिल कीजिए, लेकिन आप अपने लिए पढ़िए, अपने मुस्तकबिल के लिए पढ़िए, अपने पेशा वराना महारत के लिए पढ़िए। उसमें ज़ैद उमर बकर क्या कर रहा है और उसके कितने नंबर आएंगे ये ज़िंदगी में भूल जाएं। आपने जो काम भी करना है आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके करना है। लेकिन जो लोग भी तालीम हासिल करने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके ग्रेड्स अच्छे भी आ जाएँ, तो मैंने पिछले 40 साल में ऐसे तमाम लोगों को बगौर देखा है कि वो अमली ज़िंदगी में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रग यूज़ बाद में अपनी शक्ल बदलता रहता है और उनकी ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं रहती, उनकी इंटेलेक्ट नॉर्मल नहीं रहती, उनकी अक्ल काम नहीं करती, उनकी मत मारी जाती है। तो ये बहुत सारे मामला होते हैं। इस पर तवर्रा ये कि कुछ लोग जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स उनको काफ़ी अरसे तक मुआफ़िक रहती हैं और बाद में नामुआफ़िक तर्ज़ अमल इख्तियार करती हैं और वो एक एडवर्स पहलू या एक तारीक पहलू सामने आता है। आप यूँ समझें कि ड्रग्स धोखेबाज होती हैं, ये बेरूपिया की तरह होती हैं। ये शुरू में सुहाने ख्वाब दिखा के, सब्ज़ बाग दिखा के ये आपको अपने चुंगल में फंसा लेती हैं और उसके बाद ये आपके ख़िलाफ़ चलने लगती हैं और आपकी रगों में अंधेरे की तरह दौड़ने लगती हैं। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आपको समझ में नहीं आती कि आप ड्रग यूज़ करें तो गुजारा नहीं होता, ड्रग यूज़ ना करें तो गुजारा नहीं होता। वालिदैन फिर आपसे उलझते हैं, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई, वैसे ज़्यादातर लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स यूज़ करते हैं ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इनमें से जो शुरू में बहुत ही लायक थे वो बेयरली ग्रेजुएट कर जाते हैं। और इन लोगों को फिर मैंने देखा है
कि वो हर तीसरे दिन नौकरी बदल रहे होते हैं, क्योंकि वो अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, अच्छी अंग्रेज़ी के साथ जाके इंटरव्यू देते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और फिर कुछ दिन उनका चलता रहता है ये करिश्मा, और फिर उनका भांडा फूटता है। वो वर्क प्लेस पे जब ड्रग्स कर रहे होते हैं और जब उनके बॉसेस को पता चलता है तो वो उनसे छुटकारा पा लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उनको फिर एक नई जॉब मिल जाती है। वो कम तनख्वाह पे फिर कोई नई जॉब कबूल करते हैं ताकि वालिदैन को दिखा सकें कि वो जॉब करते हैं, और जॉब से अगर उनको तनख्वाह 50,000 मिलती है तो वालिदैन से 2.5 लाख मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो उनका वालिदैन के साथ तनाज़ा ही रहता है और उलझने ही रहती हैं। तो जितनी जल्दी इन तनाज़ों को हल कर लिया जाए गुफ्तो शनीद के ज़रिए और टफ़ लव के ज़रिए, उतना ही अच्छा है। मिस शुमाइला बतूल का सवाल बिल्कुल ज़ुबान पे है, ज़ुबान की नोक पे है और आने वाला है, मगर हम जा रहे हैं इस वक्त एक वक्फे की तरफ, जो कि आखिरी वक्फा होगा और फिर आखिरी चंक होगा आज के प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट का, और मिस शुमाइला का सवाल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करने वाली हैं, क्योंकि रोज़ाना इनके शब रोज़ जो हैं वो मरीज़ों की बका बहाली में गुज़रते हैं। हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ रहिए और जानिए कि किस तरह से आजकल के माशरे में मसाइल क्या हैं और बिलिंग वेज़ उसमें एक आइलैंड के तौर पे क्या जो है उसके सॉल्यूशंस दे रहा है। विल बी राइट बैक। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज अपने मूड मिजाज को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। कई मरतबा जिन लोगों को ये मसाइल दरपेश होते हैं और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को स्ट्रेस लेवल्स भी ज़्यादा महसूस हो रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स का भी जो है मसला होता है, और ऐसे में कई दफ़ा पढ़ाई का बोझ होता है, कई दफ़ा जॉब का बोझ होता है, कई मरतबा रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मिल के कई दफ़ा वो अपने
जो नर्व्स हैं उनको सूद करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं ड्रग्स, और हत्ता कि मईशत के लिए और मुआशी सतह पे ऐसे ऐसे नुस्खे भी हमें ज़बरदस्त मिल रहे हैं जिनमें मुर्गबानी भी की जा सकती है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग ऐसे भी हैं। और नदीम नूर साहब का ख़ास इनके ऊपर ये कहते हैं कि नेचर के हम आहंग और नेचर के करीब रहना चाहिए। मगर हम इस वक्त नदीम नूर साहब की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि डॉक्टर सदाकत की तरफ जाएंगे और पूछेंगे सर ये और फिर मिस शुमाइला आपका भी सवाल है कि मूड मिजाज के मसाइल जो हैं वो ये मुतकाज़ी होते हैं कि भाई ड्रग्स यूज़ करके अपने आप को काम डाउन करें, नींद नहीं आ रही तो लोग मांग रहे होते हैं डॉक्टर साहब कोई दवा दे दें जिससे मुझे नींद आ जाए, और फिर जब कोई अच्छा मौका आ जाता है और सेलिब्रेशन होती है तो वो तो ड्रग्स के और अल्कोहल के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होती। तो ये यूथ का एक बड़ा मसला है। देखिए, ये जो मूड और मिजाज के मसले हैं इनको हल करने के लिए हमें अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, और जिस्मानी सेहत के लिए जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, नींद अच्छी बहुत ज़रूरी है, और खाने पीने में एतदाल, यानी दिन में कम से कम 4-5 दफ़ा हम थोड़ा थोड़ा खा पी लें, और रिलेशनशिप में हम ये तय कर लें कि हमने हाथापाई या बॉडी लैंग्वेज से काम नहीं लेना, फेशियल एक्सप्रेशन से काम नहीं लेना, हमने तबादला ख्याल से काम लेना है, बातों से काम लेना है जो कि दूसरे के साथ हम कर सकें, और बातों को मुख्तसर रखना है, उनको लंबा नहीं रखना। ज़्यादातर बातें 1 मिनट में कर लें, बहुत अहम मसला हो तो 5-10 मिनट भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान या बच्चों और वालिदैन के दरमियान कोई मीटिंग ऐसी जिसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं वो 45 मिनट से ज़्यादा होगी तो डिज़ास्टर होगा। सर मैंने ये फार्मूला घर में अप्लाई किया और ख़ास तौर पे बेगम साहिबा के साथ मैंने 1 मिनट से भी कम, क्योंकि तो मैंने सिर्फ हर बात पे उनको जवाब दिया कि चलो निकले। तो सर मैं बताने लगा ना कि मुझे उसके इफ़ेक्ट्स नहीं मिले, मैंने उनको सिर्फ 3, मैं हर बात वो जो भी कहें भाई ये काम कर दो, मैंने कहा आई लव यू, उन्होंने कहा फलां काम कर दो, मैंने कहा आई लव यू, तो इस बात पर फ्रेंड हो गई। बल्कि अच्छा ये हो जाता है क्योंकि जब आप बेमौका ऐसा कहेंगे तो उससे तो यही नतीजा है। ये आप मुझे प्राइवेटली पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस मसले का हल क्या है। अच्छा आप सवाल क्वेश्चन, तो जैसे आपने कहा कि वालिदैन मोहब्बत से बात करें और माकूल बात भी करें, यानी असर्ट भी करें और लव भी करें, बट वालिदैन का ये लव कब फियर में चेंज हो जाता है ये वालिदैन को भी समटाइम अंदाज़ा नहीं होता, और वो कह ये रहे होते हैं कि हम आउट ऑफ लव कर रहे हैं, हम मोहब्बत करते हैं इनसे, लेकिन ऑपरेट वो फियर से कर रहे होते हैं। क्योंकि वो जब हमारे पास अक्सर ऐसी बातचीत वालिदैन की सुनने में आती है कि फिर ये गुस्सा करेगा, हम अगर चूँकि हम उनको गाइडलाइन देते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अवॉइड ना करें, कहते नहीं अगर हम ये कहेंगे ना तो ये गुस्सा कर जाएगा। देखिए वालिदैन के जो फियर्स हैं ये काफ़ी दुरुस्त होते हैं, इसीलिए हम इसे फियर्स कह रहे हैं, फोबियाज नहीं कह रहे। बच्चे वालिदैन के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो वो ये इंदिया दे रहे होते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं क्या करूँगा। वो घर से जाने की बात भी कर सकते हैं, वो ये बात भी कर सकते हैं कि फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं कट्स लगा लूँगा, या इस तरह की बातें, मैं तालीम छोड़ दूँगा, वो लगा भी रहे होते हैं कट्स। तो वालिदैन के जो फियर्स हैं वो वेरी रियल होते हैं, और वालिदैन को एप्रीहेंशन से ये मामला डील करने पड़ते हैं। जब हमें किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होती तो हम उस गोल की तरफ एप्रीहेंशन से बढ़ रहे होते हैं, उलझन के साथ, बेचैनी के साथ। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये स्टेप्स लेंगे तो ये नतीजा निकलेगा, तो फिर हम एंटिसिपेशन के साथ चीज़ों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आजकल लोग खाने पकाते हैं तो वो उन्होंने स्टेप्स लिख के रखे होते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो उन्हें पता होता है कि आखिर में जो डिश तैयार होगी वो बहुत जायकेदार होगी। लेकिन अगर आप पहले से पूरी तैयारी नहीं करते और जानते नहीं है कि क्या होगा, तो फिर आपकी मुसलसल बेचैनी ख़राब नताइज पैदा करती है। देखिए जो भी गोल्स आप सेट करें लाइफ में, जैसे कि बच्चों की इस्लाह का गोल है, बच्चा सिगरेट पीता है या नशा करता है तो ये उसको नशे से निजात दिलाना एक गोल है।
अगर वो पढ़ाई की तरफ माइल नहीं है और पढ़ाई से उखड़ गया है, पट्टे से उखड़ गया है और उसको आप वापस लाना चाहते हैं पढ़ाई की तरफ, तो ये एक गोल है। या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, या शराब छोड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक गोल है। और दुनिया में हम बेशुमार गोल्स हैं जिनको सेट करते हैं, लेकिन गोल के हमेशा दो हिस्से होते हैं। जो एक हिस्सा है वो कांस्टेंट है, दूसरा हिस्सा बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर आपका गोल है सिगरेट छोड़ना, या वज़न कम करना, या अपने बच्चे की इस्लाह करना, उसको पढ़ाई पे ज़्यादा दोबारा डालना, ये गोल का एक हिस्सा है जो बदलता रहता है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जो कि कांस्टेंट है, और वो है कि कितनी देर में। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के साथ ये वक्त की लाइन सेट नहीं करते, आपने मकान बनाना है एक कनाल का और आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब कुछ है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा। अगर आपने सोचा है कि वो 2 हफ्ते में मुकम्मल होगा या 2 माह में मुकम्मल होगा, तो फिर आपको कुछ परेशानियों का सामना होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी गोल को हासिल करने के लिए कितना टाइम लगता है। और ये कांस्टेंट है कि वक्त सेट करना भी, क्योंकि अगर आप गोल सेट करते हैं और उसमें टाइमलाइन सेट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि ये गोल नहीं है बल्कि गोलमोल है। ठीक। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ मैं हासिल करूँगा और इतनी देर में करूँगा, तो ये गोल है। अब ये जो इसमें कि इतनी देर में ये मैं गोल हासिल करूँगा, अगर इसमें आपने गलती कर दी, ख़ता कर दी, आपने सोचा कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है और मुझे आज ही पता चला है और मैं इसको सिगरेट से निजात दिला दूँगा और आज के बाद ये सिगरेट नहीं पिएगा, तो फिर ये गोल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बेटा सिगरेट पीना शुरू हो गया और आज आपको पता चला है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी देर में मसला हल होगा। यानी रियलिस्टिक टाइम स्पेन आपने सेट करना होता है। अगर बच्चा जो है सडनली पहले आपको झूठी रिपोर्टें ला के देता रहे यूनिवर्सिटी से और आपको पता चल गया है कि उसके असली ग्रेड्स ये नहीं है बल्कि असली बहुत कम है, और अब आपने उसको दोबारा तालीम व तरबियत की तरफ डालना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कोई 1 साल का काम है। आप इसे 2 दिनों की झाड़ झंकार से ठीक नहीं कर सकते। आप रौला शौला डाल के, आप खप डाल के, आप लालच दे के, आप गाड़ी नहीं दिला के, आप एप्पल फ़ोन उसे दिला के ये मसले हल नहीं कर सकते। फिर आपको किसी माहिर के पास जाना होगा, या गूगल पे जाना होगा, या यूट्यूब पे जाना होगा और लिखना होगा कि ये मसला है, कैसे हल होता है और कितनी देर में हल होता है। सोचना और अप्रोच करना। सो ये जो एक पहलू है जिसे हम टाइमलाइन कहते हैं, तो टाइमलाइन भी सही होना ज़रूरी है, वरना आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। सो घरों में जब भी आपको ये मसला दरपेश होता है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये मसला कैसे हल होगा। और मसले को हल करने के लिए सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं होती, आपकी या आपके बेटे की। विल पावर एक फैक्टर है, स्किल पावर दूसरा फैक्टर है। फिर बच्चे के इर्द गिर्द जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, सोशल कैपिटल कैसा है, ये एक तीसरा पहलू है। फिर एक मेंटोर की आप बीच में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं जो तजर्बाकार है और जानता है कि ये कैसे होना है, तो ये चौथा पहलू है। फिर हिसाब किताब जोड़ना, इन्वेंट्री जोड़ना, जैसे हर कारोबार की जोड़ी जाती है कि एंड ऑफ द डे आज आप आगे बढ़े के पीछे हटे, नफ़ा हुआ कि नुकसान हुआ। और फिर बेजान चीज़ों का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का सही इस्तेमाल, कुर्बतें और फासले कैसे तरतीब देने हैं। और फिर जैसे एप्लीकेशंस होती हैं, सेल फ़ोन एप्लीकेशंस, अगर आपने वज़न कम करना है तो सेल फ़ोन एप्लीकेशंस मौजूद हैं, नशा छोड़ना है तो ये भी है, औलाद की तरबियत करना है तो इसकी भी एप्लीकेशंस हैं, आपने अदारे में मैनेजमेंट को या इन मामलों को सुधारना है तो इसके लिए भी फिर एप्लीकेशंस होती हैं और जो आपके काम को आसान बनाती हैं। फिर किताबें होती हैं जिनमें उनके तरीके लिखे होते हैं। फिर वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप इल्म हासिल कर सकते हैं। फिर इंटरैक्टिव सूरत हाल होती है। फिर कोई गुरु होता है जिसको आप फ़ोन करते हैं कि ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। सो इस तरह जब आप चलना शुरू होते हैं तो अहम बात यह है कि आप गोल सेट करें। गोल सेट करने में है कि आप क्या नतीजा चाहते हैं। आप लिखें कि जब गोल अचीव हो जाएगा तो क्या तब्दीली आ चुकी होगी। आप फ़कत वादों पे इन्हिसार नहीं करते, आप फ़कत इरादों को काफ़ी नहीं समझते,
आप लालच की जो बीच में रोल है उसको ज़्यादा नहीं समझते, आप ठोस बातें करने लगते हैं दूसरे से कि अच्छा ये तुम वादा जो कर रहे हो तो उसकी कोई ऑब्जर्वेबल शक्ल भी होगी। तुम कह रहे हो कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा, तो क्या तुम वॉक किया करोगे? या तुम कहते हो कि अब मैं अच्छे ग्रेड्स लाऊंगा और वालिदैन का दिल बाग बाग हो जाता है, तो फिर आप उससे पूछते हैं कि क्या इसका मतलब है कि तुम कोई टाइमिंग्स मुकर्रर करोगे कि जिस दौरान तुम टेबल कुर्सी पे बैठ के सारे काम छोड़ के, सेल फोन छोड़ के, दोस्तों के साथ जो चैटिंग है उसको छोड़ के तुम पढ़ाई करोगे? क्या तुम ऑब्जर्वेबल और मेयरेबल कोई पैमाना मुझे दिखाओगे? और अगर वो कहता है नहीं मैंने क्या जो दिया है मैं ये करके दिखाऊंगा, अच्छा जब कोई आपको कहता है ना ये मैं दिखाऊंगा, तो उसके चक्कर में आपने कभी भी नहीं आना। क्योंकि अगर कोई कहता है कि ये मैं करूंगा, तो ये जाहिर करता है कि वो करना चाहता है और वो कहता है मैं करूंगा। लेकिन वो कहता है देखिए अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई फौरी तौर पर जो आपने लालच दिया है या आपने झाड़ा है, किसी को सरजनिश की है और वो कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा, तो ये जो दिखाने की मोटिवेशन है ये 2 दिन के अंदर मांद पड़ जाएगी। सो आप किसी के लफ्ज़ों में भी जान सकते हैं कि ये असल में कहना क्या चाह रहा है। कहते हैं आइंदा आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ कि मैं वो छुप के ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं कि किसी भी मामले में आपको अपने बेटे के बहन भाइयों की मदद की ज़रूरत होगी, उसके दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्त उसके हैं तो वो ज़्यादातर उसकी पर्दापोशियाँ करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बेटे की इस्लाह चाहते हैं तो आप उसके दोस्तों से भी मुलाकात करें, उसके जो दोस्त हैं उनको अच्छा सच्चा दोस्त बनाइए। दोस्त में और अकम्पलिस में फ़र्क होता है। जो पर्दापोशियाँ करता है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई चचा ताया हो, जो पर्दापोशियाँ करता है वो आप समझ लें कि आपके बेटे के मंसूबे की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। सो मुश्तरी होशियारबाश यानी चौकस रहें। आप समझ लें कि घर के मुलाजमों का भी आपको तावन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पर्दापोशियाँ वो करते हैं, रात के 3 बजे वो एग्ज़िट और एंट्री का बंदोबस्त करते हैं। सगे बहन भाई भी ऐसा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत से भले लोग बहुत सा नुकसान करते हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत, और शुरका का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके सवालात का और इंटरेक्टिव डिस्कशन का। मुझे यकीन है कि नाजरीन ने आज की डिस्कशन से बहुत सीखा होगा कि टफ़ लव अपनी फैमिली के लिए क्या है। और डॉक्टर सदाकत ने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि माकूल प्यार, यानी कि ऐसा प्यार भी नहीं जो बच्चे को बेराह रवी की तरफ ले जाए, लाड प्यार, और ऐसी सख्ती भी नहीं जो उसको आपसे दूर कर दे। तो माकूल प्यार जो है उसके मुतालिक हम बात कर रहे थे। और जैसे मिस शुमाइला ने सवाल किया कि पेरेंट्स को भी फ़ियर से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार का वो हिस्सा अपनाना चाहिए जो कि फैमिली को एक न्यूक्लियस की तरह आपस में करीब ला सके। और जो बाकी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनके अलावा ये भी ज़हन में आपने रखना है कि हमारी कई दफ़ा आदत सी बन जाती है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी वाली। तो जो एक इंटरेक्शन माबैन बच्चों के और पेरेंट्स के गलत समत में चल पड़ा है और इस आदत का शिकार हो चुका है। और आदत को अगर हम डिवाइड कर लें कि उसका एक क्यू होता है, उसकी एक रूटीन होती है और उसकी एक आउटकम होती है। तो अगर आउटकम को हम ये समझ लें कि वो हम परसीव ही पहले से गलत आउटकम कर रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाएंगे। सो उसको पॉजिटिवली फोरसी करना और फिर क्यूज़ जो हैं उनके साथ एकदम जो है ऐसे ना हो जाना कि हम पैनिक में आ जाएं, और अपनी रूटीन को किस तरह से हसीन तरीके से तब्दील करना जो आपको मवाफिक नताइज दे। ये सब बातें और विलिंग वेज के फोरम से इंशाल्लाह होती रहेंगी। हमारे साथ रहिए। ये था प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट, और फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।